गया में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के प्रचार अभियान के तहत जिला अतिथि गृह से बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बोध गया के क्षेत्रों में ये प्रचार करेंगे। ये अभियान खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के सफल आयोजन और व्यापक जनजागरण के लिए किया जा रहा है, जिसका आयोजन बिहार के पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय जिले में 4 से 15 मई तक किया जाएगा। गया जिले में इस आयोजन के तहत 7 तरह की खेल प्रतियोगिताएं होंगी, जिसमें लगभग 2200 खिलाड़ी, तकनीकी स्टाफ और अन्य कर्मी भाग लेंगे। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि खिलाड़ियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और हर स्तर पर पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्रचार अभियान को खेलों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण बताया और विभागों से समन्वय और सहयोग की अपील की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज बक्सर जिले के जलसागर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मोदी समझते हैं कि बिहार वालों को ज्ञान की कमी है। आप अपना ज्ञान गुजरात में दो, बिहार के लोग ज्ञान को समझते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी नीतीश की जोड़ी सिर्फ कुर्सी के लिए है, बिहार के विकास के लिए नहीं। यही लोग में अगर आजादी मिलती थी आपको, अगर गांधी जी नहीं होते, अगर नेहरू जी नहीं होते, ये लोग अगर कोशिश नहीं करते, अपनी जान नहीं देते, आप कहाँ आरएसएस का तो कोई मालूम ही नहीं। ये तो ब्रिटिश के एजेंट थे, उनके पास नौकरी करते थे और माफी चिट्ठी मांग देते थे और उसके लोगों की पूजा करते हो, पेंशन देते थे उनको सब बीजेपी। अरे उनके साथ ये तुम्हारे को मिल गए यहाँ के अध्यक्ष, सॉरी यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप किनसे मिले? जो गांधी जी को मारे उन लोगों से मिले, जो नेहरू के उसूल को बर्बाद किए उन लोगों से आप। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान पर अब कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी है। तेजस्वी यादव ने निशिकांत पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की मांग की है। इसके साथ ही नीतीश सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। कोर्ट पे इस तरह का टिप्पा टिप्पणी जो है लेकर और न्यायालय पे अगर इस तरह का कोई टिप्पा टिप्पणी करता है तो कंटेम्प्ट होना चाहिए। अच्छा, आपने जो कल सवाल उठाया है उसको लेकर कह रहे हैं कि लैंड फॉर जॉब मामले में कभी हिसाब दे। संजय झा बोल रहे हिसाब। आपके ऊपर विजय सिन्हा जी ने कहा है कि आप जब पथ निर्माण विभाग के मंत्री थे तो आपके समय में उस विभाग में गड़बड़ी हुई थी, उस पर आप क्यों नहीं बोलते हैं? गड़बड़ी हुई तो ठीक कर दें, क्या बकवास बात है। ये लोग बिना हाथ गोड़ का बात करता है, दिमाग है तो। वक्फ संशोधन बिल पर बिहार के पीएचईडी मंत्री नीरज कुमार बबलू ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने वक्फ को लूट का अड्डा बना दिया था, जिससे आम गरीब मुस्लिम समाज के लोगों को नुकसान हो रहा था। मंत्री के मुताबिक इस संशोधन बिल से गरीब मुसलमानों को सीधा लाभ मिलेगा और वक्फ के नाम पर होने वाली काली कमाई पर रोक लगेगी। उन्होंने दावा किया है कि आने वाले 6 महीने के भीतर मुसलमान भाइयों को इस कानून की पारदर्शिता दिखने लगेगी। देखिए, वक्फ संशोधन जो बिल लाया गया, इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। लोगों ने भ्रम फैलाया, खास करके ऐसे लोग जो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उन्होंने पूरे देश दुनिया में भ्रम फैलाया कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इसका बड़ा फायदा मिलता था। हम कहना चाहते हैं कि आप भी मुसलमान हैं, कई हमारे पत्रकार भाई मुसलमान यहाँ बैठे हैं और देश दुनिया में बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। हम उन लोगों से पूछना चाहते हैं कि वक्फ के बारे में आप क्या जानते हैं? आपको क्या पता है कि वक्फ की कितनी ज़मीन थी? ये आज़ादी के समय जब वक्फ बोर्ड में संशोधन हुआ था, उस समय कितनी ज़मीन थी? कांग्रेस की सरकार ने
बार बार संशोधन किया और इसको असीमित पावर देते गया। एक बार आज़ादी के तुरंत बाद संशोधन हुआ, फिर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे अभी चुनाव से पहले, जस्ट मोदी जी के बनने से पहले 13 में संशोधन करके असीमित पावर दिया गया। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उस समय भी संशोधन हुआ, उसमें भी इसके पावर को बढ़ाया गया और इसका पावर ऐसा हो गया कि इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। वक्फ बोर्ड का अपना कोर्ट है, अपना सब कुछ है। वक्फ के खिलाफ लड़िए और वक्फ ही सुनेगा, उसके ही जज सुनेंगे। हमारे खिलाफ आप लड़ेंगे और फिर हमारे यहाँ सुनवाई होगी तो आपको क्या लगता है जजमेंट मिलेगा, न्याय मिलेगा हमको? और सबसे बड़ा इसका असीमित पावर ये था कि आप किसी भी ज़मीन पे 4 दिन बैठ जाइए, नमाज पढ़ लीजिए और कह दीजिए वक्फ का ज़मीन है, तो कोई सुनवाई नहीं होगा, ना किसी कलेक्टर के यहाँ, ना किसी कोर्ट में। वो वक्फ का ही बोर्ड है, उसी में सुन। मिल्लत बचाओ मुल्क बचाओ कॉन्फ्रेंस का आयोजन पटना के बापू सभागार में किया गया। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा और सेंटर फॉर पीस द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि देश के संविधान ने हर एक नागरिक को समान अधिकार दिया है। देश में माइनॉरिटी खुद को कोई कैसे कह सकता है? जो खुद को माइनॉरिटी कहते हैं वो खुद मान रहे हैं कि हम कम हैं, तो बराबर कैसे हो सकते हैं? अमीर मुसलमान वक्फ के नाम पर चंदे वसूल रहे हैं, गरीब मुसलमान के नाम पर खुद फायदा उठा रहे हैं। डेमोक्रेसी में विशेष अधिकार की मांग नहीं करनी चाहिए। अगर होश की कोई बात मैं करूं तो उस पर गौर करिएगा और मेहरबानी करके ताली ना बजाएं, इससे कि वो जोश के हार्मोन निकलते हैं जिस्म से। होश के अंदर रह के हम अगर चीजों पर गौर व खोज करें, पुराने हकीम में 700 बार लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तुम गौर करते हो या नहीं करते? तुम देखते हो या नहीं देखते हो? अफला यंजुरून इलल इब्नि कैफ खुलिकत, इलस समाई कैफ रुफियत, इलल जिबाली कैफ नुसिबत, इलल अर्दी कैफ सुतिहत। कुरान गौर व खौज करने पे जोर देता है, जोश पैदा करने पे जोर नहीं देता। अगर दरभंगा से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शादी का जोड़ा पहने दूल्हा दुल्हन परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते दिख रहे हैं। वीडियो की जांच की गई तो ये सही निकला। मामला दरभंगा के MRM कॉलेज का है। यहां 19 अप्रैल को नवविवाहिता का ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का एग्जाम था। युवती म्यूजिक से ऑनर्स कर रही है। जानकारी के मुताबिक युवती की शादी 18 अप्रैल को हुई थी। अगले ही दिन उसका एग्जाम था। उसने ये बात अपने पति को बताई। पति ने साथ चलने की बात कही। दोनों सुबह परीक्षा केंद्र पहुंचे। दुल्हन शादी के जोड़े में ही परीक्षा देने पहुंची। दूल्हा भी साथ था। नवविवाहिता ने बताया कि परीक्षा देना जरूरी था, इसलिए वो परीक्षा केंद्र पहुंची। उसने पहले ही ससुराल वालों को बता दिया था कि 19 को उसका एग्जाम है। परीक्षा उसने अच्छे से दी। अब ससुराल उसे वापस जाना है। ससुराल वाले भी पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं और पढ़ लिख कर ये कुछ बनना चाहती है। शादी कब हुई? कल शादी हुई 18 तारीख को और आज एग्जाम था, तो इतना भी इम्पोर्टेंस तो नहीं था, आप तो छोड़ भी सकती थी एग्जाम को। क्यों? अगले साल भी तो हो सकता था ना। अच्छा, बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता। अच्छा, तो अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, लास्ट ईयर है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है? म्यूजिक ऑनर्स। तो क्या कुछ एम है आपका? क्या कुछ बनने का सपना रखती हैं आप? अभी बता नहीं सकते हैं, पर कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ससुराल वाले को पहले बताएं शादी से पहले कि ऐसा इंसान बात है कि एग्जाम है तो हम जाएंगे और आगे पढ़ाई लिखाई करेंगे? जी, सब बताएं। तो सब सपोर्टिव है? जी, सब। कहीं बाद में मना करे पढ़ाने से तब क्या करिएगा? नहीं कर सकते हैं। हाँ, विश्वास है? लेकिन बहुत सारे ससुराल वाले लोग बदल जाते हैं क्या? सही बात है, बदलते हैं, पर ऐसा नहीं होगा। शादी बिहार में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, खासकर शादी समारोह और बारात जैसे आयोजनों में। ताजा घटना दरभंगा के जाले थाना क्षेत्र के जोगियारा गांव की है, जहां एक शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक महिला डांसर की गोली लगने से मौत हो गई। मृतका की पहचान मुजफ्फरपुर जिला के मिठनपुरा थाना क्षेत्र निवासी शानू खान के रूप में हुई है। जाले थाना अध्यक्ष ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे DMCH भेज दिया। घटना की चश्मदीद गवाह डांसर रानी कुमारी ने घटना को मीडिया से साझा किया और बताया कि रात लगभग 11:30 बजे डांस कार्यक्रम शुरू होते ही कुछ लोगों ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी।
हम लोग आए हुए थे हल्दी के फंक्शन में। प्रोग्राम हुआ 11:30 बजे से स्टार्ट। 2 बजे जो हम लोग 2 मिनट के लिए बैठे हैं तो अगला बोला कि नहीं बैठना नहीं है, 2:30 बज गया है तो बंद करना है। तो हम लोग बोले 3 बजने वाले बंद कर देंगे हम लोग। तो बोला कि नहीं 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक कंटिन्यू चालू रहेगा, तुम लोग लगातार चारों लड़के एक ही साथ करोगे। तो हम लोग बोले कि ठीक है कर देंगे। उसके हम लोग गए, फिर बोला गाना बजाने के लिए। तो फिर वहाँ सब अपना हथियार लेकर के फायरिंग वरिंग कर रहा था। तो फिर हम लोग अपना एंट्री करने लगे, उसमें फायरिंग हुआ। तो एक लड़की जो है कि गिरी सानू था। फायरिंग की बात आप करें, क्या राउंड फायरिंग हुआ होगा? उससे पहले से फायरिंग हम लोग गए थे तो फायरिंग कंटिन्यू चालू था। क्या बजे आप गए थे? फायरिंग हुआ होगा, हम लोग 11:30 बजे वहाँ 11 बजे पहुँचे थे। 11:30 में स्टेज पे गए हैं। उसके बाद से 12 बजे से फायरिंग स्टार्ट। 12 बजे से फायरिंग। तो कितना राउंड फायरिंग हुआ? 10-12 बार हो ही गया होगा, क्योंकि पंडाल में पूरा में 6 थे। क्या बंदूक असलाहा की संख्या कितना थी होगी? 4-5 आदमी तो लिए हुए थे। और वहाँ वो क्या बोलते हैं कि 500 लोग थे, उन लोगों के पास भी था। 500 लोग, सारे लोग फायरिंग कर रहे हैं। ये जो 11 की घटना है, जो 11 गाली खाने में पड़ता है, वहाँ राम विनय सिंह के घर में एक फंक्शन था, उनका बेटे की शादी थी। उसी में पता चला है कि ये लोग नर्तकी लोग वहाँ आई हुई थी। 4 नर्तकी थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है गोली लगने से। परिवार वाले बता रहे कि बहुत फायरिंग हुई, कुछ जानकारी इसके बारे में? ये कितने हथियार थे, कौन कितने फायरिंग हुई? अभी तक पूरी तथ्य सामने नहीं आई है। सारे तथ्य सामने आने